नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक मेरे साथ लाइव अंजुम रिजवी के साथ, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के सीनियर रहनुमा, कराची डिवीजन के सदर और तजियाकार जनाब अमानुल्लाह पराजा साहब। ब्रेक पे जाने से पहले सूरत हाल समझने की कोशिश की जा रही थी, गुफ्तगू को और आगे बढ़ाते हैं। अमान साहब, एक और चीज़ आपसे मैं पूछ, इधर आपने देखा है पिछले कोई 4-5 महीने से अचानक सेक्टेरियज़म की एक नई लहर फिर से आ गई है। क्वेटा में हज़ारा बरादरी जो है वो यानी बाकायदा वाज़ेह सुन्नी शिया इस किस्म के फसाद गिलगित वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे पाराचनार वगैरह में हो रहा है। मतलब ये अचानक ये लहर जो आई है इसकी फ़िरक़ाबाज़ी की, सेक्टेरियनिज़म की, ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये इतने बलूचिस्तान में पहले ही मसाइल क्या कम थे कि ये भी मसला शुरू कर दिया। ये आज की बात, ये बिल्कुल अचानक नहीं है, इसकी बड़ी अरसे पहले प्लानिंग की गई थी। और आपको पता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक आपने सुना होगा कि एक नक्शा था जिसपे पाकिस्तान का 4 टुकड़े दिखाए गए थे। जी हाँ। तो कौन ये पाकिस्तानी भूल गए? ये लोग आज इनको ख्याल करना चाहिए, ये जो सियासतदान बने हुए हैं इनका काम बनता है, जो वो भी किसी किस्म का भी लीडर है, कि अपने मुल्क बचाने की फिक्र करो। आज ये सेक्टेरियन और ये जो टारगेट किलिंग और ये जो लिसानी बुनियाद के ऊपर जो है ये पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की जो बहुत बड़ी खिलौनी साजिश हो रही है, आज की नहीं है ये कई साल पहले इसको तैयार किया गया, जिसमें अमेरिका भी और हिंदुस्तान भी शामिल है। और आप देखिए कि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि इस मुल्क की एजेंसियां क्या कर रही हैं। हाँ, मतलब जब इतनी, मैं अब दोबारा से वही सवाल करने वाला था कि अगर ये साजिशें हो रही हैं और बैरूनी कुव्वतें मुलव्विस हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हो रही हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं? मैं आपको बताइए, बड़ी अच्छी आपने बात की। दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है। याद रखिएगा अंजो भाई, वो मुल्क जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी स्ट्रांग होगी, जितनी स्ट्रांग होगी वो मुल्क उतना मजबूत होगा। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमारे सियासतदानों ने, हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने आकर जलील किया और उनको डिफेंसिव कर दिया। इतना उनको इस हद तक उनको ले जाया गया, कोर्ट केसेस किए गए, वो डरते हैं कि किसी को भी उठाते हैं तो कोई भाई उनसे इंटरोगेट हो किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि ये वो कौन कैसे आया इस मुल्क पे, ये ग्रेनेड कैसे आया, ये तो ऐसे इंटेलिजेंस एजेंसी और ऐसे बेवकूफ तो नहीं है, उनके पीछे आर्मी जनरल्स हैं, पूरी फौज है। ऐसा नहीं है कि हमने पार्लियामेंट में उनको जलील किया, हमने ये तक कह दिया कि हम DGI को हिंदुस्तान भेज रहे हैं। हमें शर्म नहीं है। हमारे किसी सियासतदान, आप देखिए ISI को आपने इतना पीछे कर दिया है, इतना डिफेंसिव बना दिया है कि वो जो एक रिट थी ISI की पूरी दुनिया में कायम थी, इंटेलिजेंट लोग थे, वो आज आपने खत्म करके रख दिया। कभी कहते हैं वो ये कर रहे हैं, कभी यानी आपने तमाम मामला तो अमेरिका कहता है ना, अमेरिका ने हमारा सियासतदान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे इल्जाम लगाए या जो कुछ भी किया, हम डिफेंड नहीं कर पा रहे। आप देखिए सियासी तौर पे हम डिफेंड नहीं कर पा रहे, डिफेंड नहीं कर पा रहे कि देखिए आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमेशा इस मुल्क को बचाया है, इस मुल्क को मजबूत किया है, इस मुल्क के दिफा में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन हमने क्या किया, अमेरिका ने हमेशा हमारी एजेंसीज को इल्जाम लगाया और इससे कबल राह ने लगाया। एक बात याद रखिए कि इंडिया के पास ऐसे सेनेटर्स और ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंडियन निजाद हैं, जो अमेरिका में आज सेनेटर बने हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी लॉबिंग है। वो लॉबिंग उन्होंने अमेरिका के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ की है। सबसे पहले बार उन्होंने हिट किया ISI के ऊपर, ISI को कमजोर करने। हमारे पाकिस्तानी कहां से देखिए ना, हमारी इसी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत करने की कोशिश की इसको। भाई ये कभी ऐसा हुआ? आप देखिए कि डिफेंसिव किया हुआ है एजेंसी, इसको हमारी डिफेंसिव कर दिया। हमारी एजेंसीज वो रही ही नहीं जो उनका किरदार था। वो उनको इस तरह से आपने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पार्लियामेंट, हर मौके पे आपने उनके खिलाफ मुर्दाबाद ईरान पे अगर वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था, दुश्मन की आवाज बन के हमने आज वो काम कर दिया, कर दिखाया। ईरान पे अगर खुदा ना खास्ता कोई एडवेंचरिज्म होता है, खुद इसराइल की तरफ से बड़ा खतरा है, उस वक्त इस रीजन में क्या देख रहे हैं आप, और पाकिस्तान की क्या पोजीशन देख रहे हैं? देखिए, मैं बताता हूं कि इस वक्त जो हमारे इस पूरे रीजन में जो पाकिस्तान तो हर मुल्क, खुसूसन यूरोप या हिंदुस्तान या इसराइल, पाकिस्तान हर एक के लिए खटक रहा है। इस मुल्क में हर काम, हर चीज जो उठती है, कोई भी चीज जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक ना हो, किसी न किसी तरीके से अमेरिका या हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जोड़ देता है। और हमारे लोग भी उसकी आवाज में हाँ में हाँ मिलाते हैं, बगैर सोचे समझे। कोई मामला भी हो उसमें हम शामिल करा देते हैं। ईरान एक अहम मुसलमान मुल्क है और जिसकी इस इलाके में एक बहुत बड़ी अहमियत है।
और एक ताकतवर मुल्क है, उससे साबित। और आज तक ईरान ने किसी मुल्क से भीख नहीं मांगी, वो बावजूद इतना इंटरनेशनल प्रेशर, इतना बड़ा एम्बार्गो लगने के बावजूद भी ईरान ने किसी के आगे भीख नहीं मांगी, हाथ नहीं, अब सेल्फ बनाया। ये छोटी छोटी बातें देख ले, उनके गाड़ियों पे उनके इंजन वो नहीं मंगा सकते, एम्बार्गो लगा दिया, बसेस के पार्ट्स नहीं है, हवाई जहाजों के पार्ट्स नहीं है, मेडिकल, यानी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे जो दुआएं हैं वो भी आप ईरान को नहीं लेने देते। उनकी बैंक्स की एलसियां नहीं खोल सकती, वो ट्रेड नहीं कर सकते, वो जा नहीं सकते। हर जगह पे ईरानियों के ऊपर आपने वो इंसानियत सोच जो जुल्म है वो कर रखा है आपने, और उसके ऊपर आपने प्रेशर डेवलप कर रखा है कि जी वो न्यूक्लियर आइटम बना रहा है। वो जैसे आप इराक में क्या हुआ, यही तो कहा कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जब खोदा क्या निकला वहां पे, कुछ भी नहीं निकला। तो आप देखिए ना, कोई किसी ने कोई चीज आज तक नहीं निकली, किसी ने अमेरिका से नहीं कहा। ये जो इंसानियत के बड़े बड़े अलंबरदार बने हुए मुल्क हैं, जो अपने आप को जोमहूरियत के चैंपियन कहते हैं, किसी एक ने भी अमेरिका को, यूरोपियन को लान तान की, जिन्होंने दिन दहाड़े हजारों बम गिराए, कैसी उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग की और खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, किसी ने नहीं कहा कि कौन सी यहाँ पे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मुझे याद है कि कॉलिन पावल ने पूरा एक स्लाइड प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें सैटेलाइट की तस्वीरों से ये साबित किया था कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन साइट्स पे मौजूद हैं। सब कुछ हो गया, लेकिन वो आज तक नहीं मिले। देखिए ये काम अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क, मतलब जनरल असेंबली क्यों नहीं पूछ रही है? इसलिए कि वो इन्हीं लोगों के मफादात, इन मुल्कों के मफादात के लिए है। इस्लामी ममालिक को खत्म करने के लिए जो साजिशें हो रही हैं, आज देख लीजिए इस्लामी ममालिक में हो रहा है, जबरदस्त इन्वेजन हो रहा है। यही काम बहरीन के अंदर हो रहा है, यही काम सीरिया में हो रहा है, ये काम ईरान में शुरू हुआ है, ये काम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर क्या क्या ताल्लुक है कि शियाओं को और सुन्नियों को लड़ाने की बहुत बड़ी खिलौनी साजिश किसके? क्या शिया सुन्नी यहाँ जमाने से रहते हैं, एक भाई सदियों से रह रहे हैं, इस जमीन का कभी जो है, और वो हम किताब हैं, हम रसूल हैं, उनकी किताब एक, उनका अल्लाह एक, उनका रसूल एक। तो ये क्यों, किसने फैलाया ये क्यों जान के एक टारगेट किलिंग? क्या एक मुसलमान को मार सकता है? बसों से उतार के सोना शनाख्ती कार्ड देखकर ये एक मैसेज दिया जाता है ताकि हमारे लोगों में नफरत फैले। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमारे शिया और सुन्नी समझते हैं, नहीं आपस में ये फैब्रिक उधेड़ने की कोशिश की जा रही है, बड़ी कोशिश जमाने से हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हो रहे हैं। देखिए यहाँ जो बम फटा था 10 मुहर्रम को, आपको याद होगा, वो भी एक साजिश थी। लाहौर में बम फटे, वो भी साजिश है। जो कोयटा में हजारा लोगों को उतार के कत्लेआम किया जा रहा है, जो वहां गिलगित में कत्लेआम किया जा रहा है, तो एक शियाओं के ऊपर अटैक, इसी तरह इमाम बारगाहों के ऊपर अटैक हुए, मसाजिद में अटैक हुए हैं। आपको याद है 12 रबीउल अव्वल के पार्क के अंदर पूरी सुन्नी क़यादत को बम से उड़ा दिया गया। तो शिया और सुन्नी उलमा और लोग ज़हीन हैं, जानते हैं कि ये उनके खिलाफ साजिश है, शिया सुन्नी भाइयों को लड़ा दिया जाए और लड़ाकर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये अगर लड़ाई खुदा न खास्ता बन जाती है तो फिर पाकिस्तान नहीं बच सकता। फिर फौज में भी, पुलिस में भी, हर जगह पे सेक्टेरियन लिसानियत और ये फिरका परस्ती पड़ेगी। अल्लाह का बड़ा करम है कि इस मामले में हमारे शिया उलमा, हमारे सुन्नी उलमा का बहुत बड़ा किरदार है। और शिया और सुन्नी अक़वाम जो है पाकिस्तान में बसने वाली, वो भी मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। कोई ऐसा एजिटेशन नहीं हुआ जिसपे सुन्नी ने शिया के खिलाफ या शिया ने सुन्नी के खिलाफ कोई बयानबाजी की हो, या कोई उन्होंने आके स्लोगन या नारेबाजी की हो। उन्होंने दहशतगर्दी के ऊपर बात की है, सबने, क्यों है तो ये एक्ट ऑफ टेररिज्म। अच्छा, अब फिर वापस जरा सा वज़ीर आज़म साहब की तरफ आ जाते हैं। अभी 8,000 की तनख्वाह का तो उन्होंने कर दिया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये वर्डिक्ट सुनाया है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुजरिम करार देते हुए सजा भी सुना दी है, बहुत से अभी भी बहस शुरू हुई है कि ये डिस्क्वालीफाई होगी। नवाज शरीफ तो यही कहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और वो ये कहते हैं कि अभी हम अपील में जाएंगे, अपील के बाद रिव्यू में जाएंगे, फिर कहीं कोई फैसला होगा तो फिर बात करेंगे हम। लेकिन वज़ीर आज़म ने मैं तो जनाब तकरीर में कहा था कि मैं तो मुल्तान तक चला जाऊंगा, मुझे मुल्तान का रास्ता पता है, लेकिन मैं जिस पे हाथ रखूंगा वही वज़ीर आज़म बनेगा। ये तो खैर बात बिल्कुल अब जो अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन बात मैं तो आपकी पार्टी का स्टैंड, मेरी पार्टी का स्टैंड तो जो हमारे चौधरी शुजात साहब है उसका तो उन्होंने यही कहा कि अभी अपील का हक बाकी है। ठीक है, मैं एज ए पाकिस्तानी चौधरी साहब ने वही मिट्टी पाओ लेकिन मैं अपनी जो है आपकी पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा स्ट्रॉन्ग वर्जन ये है कि वज़ीर आज़म साहब को सजा हुई है और उनका बिल्कुल
बिल्कुल एक बड़े बुर्दबार सियासतदान की हैसियत से ही शुड हैव टू स्टेप डाउन। तो ये तो अखलाकी मोरल्स पे उनकी एक मोरल, देखिए इन्होंने अखलाकियात पे आ गए ना, मतलब क्या कहा मोरली उनको स्टेप डाउन होना चाहिए। उसमें आपको पता है सजा जो है मैक्सिमम 5 साल की है, 6 महीने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जब आप 5 साल के लिए, सॉरी नाहेल है, 5 साल के लिए आप किसी भी सियासी ओहदे पे कायम नहीं रह सकते। जी हाँ, ये जो अभी तक स्टे नहीं आया, जी